नई जानकारी के मुताबिक किम जोंग उन की सरकार ने इस महीने दूसरी बार जापानी हवाई क्षेत्र के ऊपर एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। रूस द्वारा परमाणु हथियार की धमकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। यूक्रेन और ताइवान की तुलना में जापान की स्थिति और भी खराब हो सकती है, जिससे आप चौंक सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के पास एक सशक्त सेना थी, परंतु आज उसके पास कोई सेना नहीं है। यह पागलपन है, क्योंकि यह हमेशा अपने आक्रामक पड़ोसियों से संघर्ष करता रहता है। चीन हमेशा विवादित जापानी क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए दबाव बनाता रहता है। उत्तर कोरिया लगातार जापानी हवाई क्षेत्र के ऊपर मिसाइलें दागता रहता है। रूस भी विवादित जापानी क्षेत्रों पर नजर रखे हुए हैं। इन खतरों के बावजूद जापान सैन्य नीतियों से दूर है। यह प्रतिबद्धता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जापानी संविधान से आती है, जो संघर्ष सुलझाने के लिए युद्ध को अस्वीकार करता है। अमेरिका द्वारा जापान को सुरक्षा आश्वासन के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती रही है। राष्ट्रपति ट्रंप संभवतः जल्द ही उन समझौतों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वे खुश नहीं लग रहे हैं। हमारा जापान के साथ एक अनोखा समझौता है। हमें उनकी रक्षा करनी है, लेकिन उन्हें हमारी नहीं। क्या आप इससे परिचित हैं? समझौते के अनुसार हमारी जिम्मेदारी जापान की सुरक्षा करना है, और वैसे भी वे हमारे साथ आर्थिक रूप से बहुत पैसा कमाते हैं। ये एक और मामला है, लेकिन हमें जापान की रक्षा करनी है। लेकिन किसी भी हालत में उन्हें हमारी रक्षा नहीं करनी होती। मैं सच में पूछता हूं कि ये समझौते कौन बनाता है? अमेरिका द्वारा जापान छोड़ने की धमकी और पड़ोसी देशों के मजबूत व आक्रामक होने के बीच बिना अपनी सेना के जापान का अस्तित्व खतरे में है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले लाइक बटन दबाना न भूलें। यह उन बॉट्स के खिलाफ मददगार है जो वीडियो की पहुंच कम करने के लिए डिसलाइक करते हैं। हाल में रूस युद्ध पर मेरी कवरेज की वजह से चैनल को काफी रिपोर्ट किया गया, जिससे व्यूज प्रभावित हुए। इसीलिए आपके लाइक्स सचमुच काफी सहायक हैं। धन्यवाद। इस मामले को बेहतर समझने के लिए हमें पहले समय में वापस जाना होगा, जब जापानी साम्राज्यवाद अपने चरम पर था। 20वीं सदी की शुरुआत में जापान एक उभरता साम्राज्यवादी देश था, जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। उसकी आधुनिक और मजबूत सेना के साथ वह एक बड़ी विश्व शक्ति बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। देश की सैन्य शक्ति की राह 1800 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। मेइजी पुनर्स्थापना के दौरान जापान ने तेजी से आधुनिकीकरण किया। इस राजनीतिक घटना में 1877 में सम्राट मेइजी के अधीन सम्राट का शासन बहाल हुआ। देश ने पश्चिमी देशों की तरह शक्तिशाली नौसेना और सेना बनाकर अपने क्षेत्र का विस्तार शुरू कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत तक जापान ने 1950 में चीन और 1905 में रूस को बड़े युद्धों में हराकर अपनी ताकत साबित कर दी थी। 1930 के दशक में जापान का आक्रामकता बढ़ना, 1931 में मंचूरिया पर जापान का आक्रमण हुआ और 1937 में उसने चीन के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ा। संसाधन और भूमि नियंत्रण हेतु जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विस्तार करना आरंभ किया। यदि आप कहीं छिपे नहीं थे तो आपको याद होगा कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली का साथ दिया और 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस साहसी कदम ने अमेरिका को युद्ध में घसीट लिया, जिससे जापान के पतन की शुरुआत हुई। जापान का यह तेज विस्तार बहुत भारी कीमत पर हुआ। युद्ध ने उसकी अर्थव्यवस्था और संसाधनों को चूस लिया, जबकि उसके दुश्मनों, खासकर अमेरिका ने विनाशकारी हमले किए। शहरों पर बमबारी से उद्योग तबाह हुए और लाखों लोग मारे गए। 1945 में सबसे दुखद घटना हुई जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। बमबारी में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, कुछ तुरंत और बाकी बाद में विकिरण के कारण। अगस्त 1945 तक जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। युद्ध समाप्त हुआ, परंतु विनाश अत्यधिक था। 3 मिलियन से अधिक जापानी लोग मारे गए थे और देश का अधिकांश हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया था। कभी शक्तिशाली रहा, साम्राज्य टूट चुका था। नुकसान, पीड़ा और परमाणु बमबारी ने लोगों के मन पर गहरा असर छोड़ा था। कई लोगों ने युद्ध को अब महिमा का रास्ता नहीं, बल्कि अंतहीन दर्द और पीड़ा का स्रोत मानना शुरू कर दिया था। उनकी और अमेरिका की नजर में बदलाव जरूरी था। युद्ध के बाद अमेरिकी कब्जे के दौरान किए गए सुधारों से जापान पूरी तरह बदल गया। जनरल डगलस मैकार्थर और उनकी टीम ने देश को बदलने और फिर से बनाने के प्रयासों का नेतृत्व किया। उनका मुख्य उद्देश्य था कि जापान फिर से सैन्य खतरा न बने।
1947 में जापान के परिवर्तन का केंद्र एक नया संविधान था जिसमें ऐतिहासिक अनुच्छेद 9 शामिल था। अनुच्छेद में कहा गया था कि जापान हमेशा के लिए युद्ध को विवाद सुलझाने के तरीके के रूप में त्याग देगा और कभी भी थल, जल, वायु सेना या अन्य युद्ध क्षमता नहीं रखेगा। जापान को निरस्त करने का विचार यह था कि दुनिया फिर से एक महंगे युद्ध में न फंसे। हालांकि अनुच्छेद 9 का निर्माण विवादों से अछूता नहीं था। मैकार्थर और उनकी टीम जापानी अधिकारियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि जापान कभी फिर से सैन्यवाद की ओर न लौटे। यह प्रावधान स्पष्ट था, जापान युद्ध करने में असमर्थ होगा। पर मुख्य बात यही है, अनुच्छेद 9 की भाषा में मान लीजिए व्याख्या की थोड़ी गुंजाइश छोड़ दी गई थी। इसने युद्ध और सशस्त्र बलों के रखरखाव पर प्रतिबंध लगाया, परंतु आत्मरक्षा के बारे में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा। इस अनिश्चितता ने वर्षों से कई बहसों को जन्म दिया है कि क्या जापान केवल अपनी रक्षा के लिए सैन्य बल रख सकता है। यह अनुच्छेद का मतलब है कि जापान के पास बिल्कुल भी सैन्य बल नहीं हो सकता। ये सवाल जो दशकों पहले पूछे गए थे, जापान की पहचान और उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को आकार देने वाले रहे हैं। शांतिवादी संविधान को युद्धोत्तर के प्रारंभिक वर्षों में जापान की नई लोकतांत्रिक पहचान का अभिन्न अंग माना जाता था। इस विषय पर हम जल्द ही विस्तार से चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता, परमाणु बमबारी और विनाश ने जापानी लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। कई लोगों ने भविष्य में ऐसे विनाश को रोकने के लिए शांतिवाद अपनाया। अनुच्छेद 9 जापान की शांति और युद्ध के त्याग की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही थी और वैश्विक राजनीति में जापान की भूमिका जल्द ही उसके शांतिवादी सिद्धांतों की परीक्षा लेगी। 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू होने से सब कुछ बदल गया। हम कम्युनिस्ट गुलामी से नफरत करने में एकजुट हैं। हम जानते हैं कि आजादी की कीमत बहुत ज्यादा है, परंतु हम अपनी आजादी को किसी भी कीमत पर बचाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अमेरिका द्वारा कोरिया में सैनिक भेजने से जापान असुरक्षित हो गया। जब नई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने एशिया में कम्युनिज्म फैलाना शुरू किया तो अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल दी। शीत युद्ध में जापान का रोल अचानक अहम हो गया। अमेरिका ने जापान से क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का आग्रह किया। यह विडंबनापूर्ण और मजाकिया है। आखिरकार वही अमेरिका था जिसने कुछ ही साल पहले जापान के निरस्त्रीकरण के लिए जोर दिया था। यह अनुच्छेद 9 के उद्देश्य से एक बड़ा बदलाव था जिसका लक्ष्य जापान को सैन्य शक्ति से दूर रखना था। तो जापान ने क्या किया? अगस्त 1950 में नेशनल पुलिस रिजर्व का गठन हुआ। आधिकारिक तौर पर इसका लक्ष्य जापान में व्यवस्था बनाए रखना था, पर वास्तविक उद्देश्य एक मजबूत रक्षा तंत्र की आधारशिला रखना था। नेशनल पुलिस रिजर्व की शुरुआत 75,000 हल्के हथियारों से लैस कर्मियों के बल के रूप में हुई थी, जिसमें समुद्री सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 8,000 लोग शामिल थे। अमेरिकी सेना के मॉडल पर आधारित इसका नेतृत्व एक कमांडर कर रहा था जो 4 क्षेत्रीय इकाइयों की निगरानी करता था। यह बल आधिकारिक रूप से सैन्य नहीं था, लेकिन यह बदलती दुनिया की प्रतिक्रिया में बना था। कोरियाई युद्ध ने जापान का रणनीतिक महत्व दिखाया। अमेरिका ने नेशनल पुलिस रिजर्व को जापान की संवैधानिक सीमाओं के भीतर सुरक्षा में योगदान देने का एक तरीका माना। समय के साथ इस बल का विस्तार हुआ। अक्टूबर 10/10/2252 तक इसका नाम बदलकर नेशनल सेफ्टी फोर्स कर दिया गया और इसके सदस्यों की संख्या 1,10,000 तक बढ़ा दी गई। यह जापान के धीरे धीरे पुनः सैन्यीकरण की दिशा में एक अहम कदम था। हालांकि सरकार ने कहा कि इन बलों में युद्ध क्षमता नहीं है। जापान के नेशनल पुलिस रिजर्व को नेशनल सेफ्टी फोर्स में बदलना देश के नाजुक संतुलन को प्रदर्शित करता है। एक तरफ जापान अपनी शांतिवादी संविधान के प्रति प्रतिबद्ध था, दूसरी ओर शीत युद्ध और आत्मरक्षा के लिए कुछ सैन्य क्षमता आवश्यक थी। आदर्शों और व्यावहारिक जरूरतों के बीच यह तनाव दशकों तक जापान की सुरक्षा रणनीति को आकार देता रहा। नेशनल सेफ्टी फोर्स, जो पूरी तरह से सैन्य बल नहीं थी, ने बाद में जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज या जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज बनने की नींव रखी। 1954 में जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज को आधिकारिक रूप से केवल आत्मरक्षा के लिए स्थापित किया गया था, दूसरे देशों पर हमला करने के लिए नहीं। यह 3 मुख्य हिस्सों से बना है। ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स जो जमीनी ऑपरेशंस संभालती है, मरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जो जापान के समुद्री इलाकों की रक्षा करती है, और एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जो जापान के आसमान की सुरक्षा करती है। हालांकि जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज पारंपरिक सेना नहीं है, लेकिन यह एक मजबूत और आधुनिक बल बन चुका है। जापान ने फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसी उन्नत उपकरणों पर भारी निवेश किया है। लेकिन जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की कुछ सीमाएं हैं। जापान सैनिकों को विदेश नहीं भेज सकता
या हमले शुरू नहीं कर सकता। इन नियमों को बदलने की कोशिशें देश और दुनिया भर में बहस का विषय बनती हैं। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का उद्देश्य जापान की रक्षा करना है, जो देश की शांति नीति के अनुरूप है। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की वृद्धि को जापान के संविधान ने आकार दिया है। संविधान थल, जल या वायुसेना रखने पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन यह नहीं कहता कि जापान आत्मरक्षा के लिए सेनाएं नहीं रख सकता। इस खामी के कारण जापान समय के साथ जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का निर्माण कर सका है, जबकि वह अब भी अपने शांतिवादी सिद्धांतों का पालन करने का दावा करता है। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह रक्षात्मक है और इसमें अन्य देशों पर हमला करने की क्षमता नहीं है। यह जापान को यह तर्क देने में मदद करता है कि जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस अनुच्छेद 9 की भावना का उल्लंघन नहीं करता, भले ही वह इसकी सीमाओं को विस्तारित करता हो। आज जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस विश्व की सर्वाधिक उन्नत रक्षा सेनाओं में से एक है। वर्तमान में इसमें लगभग 2.5 लाख सैनिक हैं। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की बड़ी संख्या होने के बाद भी उससे पर्याप्त लोगों की भर्ती करने में दिक्कत आती है। 2023 में इसका लक्ष्य 19,598 नए सदस्य लाने का था, लेकिन केवल 9,963 ही मिल पाए, जो इसके लक्ष्य का मात्र 51% है। जापान के लिए नए भर्ती आकर्षित करना मुश्किल है, खासकर बूढ़ी होती आबादी और सैन्यवाद के प्रति सांस्कृतिक विरोध के कारण। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जापान ने अपने रक्षा बजट में काफी बढ़ोतरी की है। 2024 में रक्षा खर्च जीडीपी का 1.4%, 2023 में 1.3% और 2022 में 1.1% था। सरकार ने रक्षा खर्च को जीडीपी के 2% तक बढ़ाकर नाटो मानकों के अनुरूप करने का वादा किया है। बजट में बढ़ोतरी के साथ साथ जापान तकनीकी क्षेत्र में भी बड़े बदलाव कर रहा है। जेएस कागा, एक परिवर्तित विध्वंसक, ने हाल ही में एक अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर की लैंडिंग को संभव बनाया, जो जापान की नौसैनिक विमानन क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा जापान नौसैनिक खुफिया और निगरानी अभियानों को बेहतर बनाने के लिए शील्ड AI के वीबैट ड्रोन भी खरीद रहा है। सभी संकेत दर्शाते हैं कि वे अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं। चीन और उत्तर कोरिया जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों के कारण जापान की रणनीतिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस सख्त सीमाओं के तहत काम करता है। सवाल है कि क्या जापान खुद को खतरनाक होती दुनिया में बचा पाएगा? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। जापान का शांतिवादी संविधान उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु आधुनिक परिस्थितियों ने जापान को खुद को बदलने के लिए विवश किया है। इन घटनाओं के बीच चीन और उत्तर कोरिया जैसे क्षेत्रीय खतरों से जापान की रणनीतिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है। चीन के द्रुत सैन्य विस्तार और आक्रामक क्षेत्रीय दावों ने जापान को एक बड़ी चुनौती दी है। सेनकाकू द्वीपों को लेकर विवाद, जिन्हें चीन में दायु द्वीप कहते हैं, तनाव का मुख्य केंद्र बन गया है। हालांकि ये द्वीप निर्जन हैं, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं और चीन ने अक्सर जापान नियंत्रित जल क्षेत्र और हवाई क्षेत्र में अपने कोस्ट गार्ड जहाजों और सैन्य विमानों को भेजा है, जिससे जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के साथ तनावपूर्ण टकराव हुए हैं। यह मूलतः दादागिरी है और जापान चाहता है कि वह स्वयं के लिए खड़ा हो सके। सीमा विवादों के अलावा इंडो पैसिफिक में चीन की महत्वाकांक्षाएं भी चिंताजनक हैं। चीन ने अपनी सेना को तेजी से आधुनिक बनाया है, जिसमें उन्नत मिसाइल, स्टेल्थ विमान और नौसैनिक पोत शामिल हैं। बीजिंग दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और ताइवान के प्रति आक्रामक है, जो जापान की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रहा है और उसे एक खतरनाक दुश्मन बना रहा है। यदि चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो जापान अपनी स्थिति और अमेरिका के साथ गठबंधन के कारण इस युद्ध में शामिल हो सकता है। चीन की सैन्य प्रगति जापान के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। चीन जापान पर दबाव बनाने के लिए सैन्य शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ गैर सैन्य तरीकों का भी उपयोग करता है। व्यापार प्रतिबंधों और बहिष्कारों जैसे आर्थिक दबावों का उपयोग जापान को बीजिंग के विरोधी राजनयिक निर्णयों के लिए दंडित करने हेतु किया गया है। चीन के साइबर हमलों ने जापानी सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों को निशाना बनाया है, जिससे एक बड़ा सुरक्षा खतरा पैदा हुआ है। जापान में जनमत प्रभावित करने के लिए चीन के दुष्प्रचार अभियान उसकी क्षेत्रीय परिस्थितियों को प्रभावित करने की बहुआयामी रणनीति को स्पष्ट करते हैं। उत्तर पश्चिम में जापान के सामने रूस एक और बड़ी समस्या है। कुरील द्वीप समूह को लेकर रूस और जापान के बीच विवाद अब तक सुलझा नहीं है, जिन पर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में रूस ने कब्जा किया था। जापान इन द्वीपों को वापस चाहता है, लेकिन रूस इस पर चर्चा करने से भी मना करता है
और इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। हाल ही में रूस और चीन द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य अभ्यास से पता चलता है कि वे अब और अधिक निकटता से सहयोग कर रहे हैं। इससे जापान की सुरक्षा और भी कठिन हो जाती है। यूक्रेन युद्ध ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जापान और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके जवाब में रूस ने जापान के पास उन्नत मिसाइल सिस्टम तैनात करके और प्रशांत महासागर में नौसैनिक अभ्यास करके अपनी सैन्य ताकत दिखानी शुरू कर दी है। यह तो सीधी धमकी है। रूस इस क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है और जापान आयातित तेल व गैस पर निर्भर है। इससे जापान की सुरक्षा स्थिति और भी जटिल हो जाती है। जापान की सेना की कमी के कारण पुतिन को लगता है कि वह जापान पर आसानी से हावी हो सकते हैं और इसलिए रूस के लिए जापान कम खतरा बनता है। यदि चीन और रूस जापान के लिए बुरी खबर है तो उत्तर कोरिया एक विनाशकारी खतरा है। उत्तर कोरिया जापान के लिए अचानक खतरा उत्पन्न करता है। उत्तर कोरियाई शासन द्वारा मिसाइल परीक्षण, जिनमें कुछ जापानी क्षेत्र के ऊपर से गुजरी हैं, जापान को सतर्क रखते हैं। उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है। ऐसे में जापान को सीधे हमले या अचानक क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की तैयारी रखनी चाहिए। हाल ही में उत्तर कोरिया ने जापान पर कई मिसाइलें दागी हैं। 29 अगस्त 2017 को एक बैलिस्टिक मिसाइल जापान के ऊपर से उड़कर प्रशांत महासागर में गिरी, जिससे विश्वव्यापी आक्रोश फैला। 4 अक्टूबर 2022 को एक चिंताजनक घटना हुई जब एक मिसाइल जापान के ऊपर से उड़ती हुई जापान सागर में गिरी, जिससे नागरिकों के लिए आपातकालीन चेतावनियां जारी की गईं कि वे शरण लें। एक महीने बाद 3 नवंबर 2022 को उत्तर कोरिया ने अपनी पूर्वी तट से एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसमें एक लंबी दूरी की मिसाइल थी जो जापान के ऊपर से उड़ी। ये परीक्षण उत्तर कोरिया की मिसाइल तकनीक को बेहतर बनाने की दृढ़ता को दिखाते हैं, भले ही उस पर वैश्विक दबाव और प्रतिबंध हों। जापान के लिए इसका अर्थ है निरंतर सावधान रहना और किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना। जापान संकट में है। उत्तर कोरिया की साइबर युद्ध क्षमताएं एक गंभीर खतरा हैं। देश पर जापानी संस्थाओं, जिनमें सरकारी एजेंसियां और वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं, को हैक करने का आरोप लगाया गया है ताकि डेटा चुराया जा सके और संचालन में बाधा डाली जा सके। उत्तर कोरिया और रूस के बीच बढ़ते संबंध चिंताजनक हैं, क्योंकि इससे प्योंगयांग को सैन्य या आर्थिक समर्थन मिल सकता है जो उसकी आक्रामकता को बढ़ावा देगा। इसका अर्थ है कि जापान के लिए चारों ओर खतरे के संकेत हैं। इन सब परिस्थितियों में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जापान इन खतरों का सामना कैसे कर रहा है। देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा साझेदारी मजबूत की है, संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं और रक्षा तकनीक पर सहयोग बढ़ाया है। यह बदलाव दर्शाता है कि जापान को अपनी रक्षा में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जापान और अमेरिका अपनी रक्षा साझेदारी को विशेष रूप से उन्नत सैन्य तकनीक के क्षेत्र में मजबूत कर रहे हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा जापान के F-35 कार्यक्रम में भागीदारी है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज F-35 फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और ड्रोन खरीद रही हैं ताकि अपनी सेना को अपग्रेड कर क्षेत्र के खतरों से निपट सकें। अक्टूबर 2023 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर बिना पायलट वाले विमान विकसित करने की योजना की घोषणा की। दिसंबर 2023 में अमेरिका और जापान ने सहयोगी लड़ाकू विमानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने पर सहमति जताई। यह उनकी नई अनुसंधान और विकास साझेदारी का पहला प्रोजेक्ट था। F-35 प्रोग्राम इस साझेदारी का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें अमेरिका जापान को अत्याधुनिक जेट्स प्रदान करता है। भारत और अमेरिका मिलकर साझा सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रख रहे हैं और नवाचार से गठबंधन को मजबूत बना रहे हैं। यह साझेदारी सहयोग और सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता द्वारा प्राप्त होने वाले परिणामों का प्रभावी उदाहरण है। निरंतर साइबर हमलों के कारण साइबर सुरक्षा एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है। जापान, चीन, उत्तर कोरिया व अन्य शत्रुतापूर्ण तत्वों के खतरों से निपटने के लिए एक समर्पित साइबर सुरक्षा एजेंसी स्थापित करने की योजना बना रहा है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और सहयोगी देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने को मजबूत बनाना इस रणनीति के मुख्य घटक हैं। जापान के लोगों में इस मुद्दे पर मतभेद है। जापान में कुछ लोग शांति की पहचान बनाए रखने पर जोर देते हैं, जबकि अन्य रक्षा को मजबूत करने की वकालत करते हैं। सुरक्षा खतरों के बढ़ने से कई लोग मांग कर रहे हैं
कि जापान के पास पहले से हमला करने की क्षमता हो, जैसे कि हमले से पहले दुश्मन की मिसाइल साइट्स पर हमला करना। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के साथ जापान की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की क्षमता कूटनीति, सैन्य तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों पर निर्भर करेगी। चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ संबंध मजबूत करना रणनीतिक लाभ दे सकता है। जापान का अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड गठबंधन में शामिल होना इसी ओर एक कदम है। व्यक्तिगत बिंदुओं से परे जापान के लिए अमेरिका सबसे बड़ी प्रतिरोधक संपत्ति है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। यह संबंध 1921 में हस्ताक्षरित और 1960 में संशोधित अमेरिका जापान पारस्परिक रक्षा संधि के साथ आधिकारिक रूप से स्थापित हुआ। इस समझौते के तहत अमेरिका यह वादा करता है कि अगर कभी जापान पर हमला होता है तो वह उसकी रक्षा करेगा। बदले में जापान अमेरिका को अपनी धरती पर सैनिक और सैन्य अड्डे रखने देता है। इस संधि ने जापान को अमेरिकी परमाणु सुरक्षा के तहत सुरक्षा दी है, जिसका अर्थ है कि जापान पर हमले का जवाब अमेरिकी सैन्य शक्ति द्वारा दिया जाएगा। यही कारण है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया एक हद तक संयमित रहे हैं। अमेरिका के साथ गठबंधन के कारण जापान सैन्य शक्ति बनाने के बजाय आर्थिक और तकनीकी विकास पर ध्यान दे सका है। जापान का युद्धोत्तर संविधान आक्रामक सैन्य शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए देश ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह इस समझौते पर निर्भर रहा है। परंतु हाल में जापान की अमेरिका पर निर्भरता प्रश्नांकित होने लगी है। वैश्विक तनाव और शत्रुतापूर्ण पड़ोसी देशों के बीच लोग सोच रहे हैं कि क्या अमेरिका जापान के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा या जापान को खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। अमेरिका जापान गठबंधन नए संदेहों के बावजूद पूर्वी एशिया में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन, रूस और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों के बीच जापान में खासकर ओकिनावा में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी ने हमलों को रोकने में मदद की है। ओकिनावा में 32 अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, जो जापान में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों का करीब 70% हिस्सा हैं। दोनों देश मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं ताकि वे क्षेत्र के खतरों से निपट सकें। कई प्रयासों के बावजूद अब दरारें सामने आ रही हैं, जो इस गठबंधन को तोड़ने का खतरा पैदा कर रही हैं। अमेरिका ने जापान पर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार विकास के मद्देनजर अपनी रक्षा के लिए और अधिक करने का दबाव डाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को जापान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने जापान से अधिक भुगतान और बड़ी भूमिका निभाने का आग्रह किया, यहाँ तक कि संकेत दिया कि अमेरिका इस समझौते से बाहर हो सकता है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा करते हैं तो जापान उस सुरक्षा के बिना मुश्किल स्थिति में पड़ सकता है जिस पर वह लंबे समय से निर्भर है। जापान में गंभीर चर्चा शुरू हो गई है कि अगर अमेरिका पर सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता तो उसे क्या करना चाहिए। इन चर्चाओं के चलते जापान अपनी रक्षा नीतियों पर पुनर्विचार कर रहा है। इन चर्चाओं में एक मुख्य प्रश्न है कि क्या जापान को स्वयं के परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए। सालों से जापान परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद से जापान निरंतर परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा है। कुछ नेताओं और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका जापान की सुरक्षा नहीं करता तो उसे अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार विकसित करने पड़ सकते हैं। आखिरकार परमाणु हथियार युद्ध को रोकने का सबसे बड़ा साधन है। निसंदेह जापान के पास परमाणु हथियार जल्द बनाने के लिए आवश्यक तकनीक और संसाधन मौजूद हैं। उसके पास पहले से ही एक मजबूत परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और उन्नत मिसाइल तकनीक है। समर्थकों का मानना है कि परमाणु हथियार के कारण शत्रु भयभीत रहेंगे और जापान सुरक्षित रहेगा, जिस प्रकार परमाणु हथियारों ने अन्य देशों के बीच युद्ध को रोका है। हालांकि जापान में परमाणु हथियारों का विचार अत्यंत विवादित है। अधिकांश जापानी इसका विरोध करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि यह जापान की शांति प्रिय छवि के खिलाफ होगा। यदि जापान परमाणु हथियार प्राप्त करता है तो यह पूर्वी एशिया में एक खतरनाक हथियारों की दौड़ छेड़ सकता है। चीन, दक्षिण और उत्तर कोरिया इसका जवाब परमाणु हथियार बढ़ाकर दे सकते हैं, जिससे यह क्षेत्र और अस्थिर हो सकता है। जापान के लिए यह एक कठिन परिस्थिति है। जापान अकेला ऐसा अमेरिकी सहयोगी नहीं है जो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। दक्षिण कोरिया, जर्मनी और पोलैंड सहित कुछ देश इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें स्वयं के सैन्य या परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए। यह ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी विदेश नीति की अनिश्चितता की प्रतिक्रिया है। दक्षिण कोरिया के कुछ नेताओं का सुझाव है कि उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने और अमेरिकी सहायता में कमी की स्थिति में देश को अपने परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए।
यूरोप में अमेरिका द्वारा इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स संधि और ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकलने के कारण अमेरिकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पहले अमेरिका पर सुरक्षा के लिए निर्भर देश अब अपनी रक्षा रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। जापान अपने आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक लेने जा रहा है। क्या उसे अमेरिका पर सुरक्षा हेतु निर्भर रहना चाहिए, यह उम्मीद के साथ कि गठबंधन मजबूत रहेगा, या फिर उसे अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए, भले ही इसका अर्थ उसके शांतिवादी आदर्शों का त्याग करना हो? यह सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान का सवाल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान ने खुद को एक शांतिप्रिय गैर सैन्य राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। जापानी लोगों के लिए यह गर्व का विषय रहा है, लेकिन दुनिया के अस्थिर होने के साथ जापान को तय करना होगा कि क्या शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता खतरनाक माहौल में टिक सकती है। अमेरिका जापान गठबंधन ने दशकों तक जापान को सुरक्षित रखा है, लेकिन अगर यह गठबंधन कमजोर होता है तो एक नई रणनीति की जरूरत होगी। सैन्य शक्ति बढ़ाने, परमाणु हथियार विकसित करने या नई सुरक्षा साझेदारियां बनाने का एक स्पष्ट मतलब है। जापान के आगामी निर्णय उसके और पूर्वी एशिया के भविष्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए निर्धारित करेंगे। जापान के शांतिवाद और देश के सांस्कृतिक व राजनीतिक विभाजन के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चला आ रहा संघर्ष है। एक तरफ वे लोग हैं जो शांतिवाद और युद्ध के त्याग को एक पवित्र सिद्धांत मानते हैं जो युद्ध की भयावहता से जन्मा है और जापान के युद्धोत्तर संविधान में लिखा गया है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि खतरनाक दुनिया में जीवित रहने के लिए जापान को बदलना होगा। जापान में राजनीति, स्कूलों और सड़कों पर यह बहस चल रही है कि क्या वह चीन, उत्तर कोरिया और रूस से बढ़ते खतरों के बीच अपने शांतिवादी आदर्शों को बनाए रख सकता है। यह बहस सिर्फ सुरक्षा के बारे में नहीं बल्कि जापान की पहचान, मूल्यों और 21वीं सदी में वह किस प्रकार का देश बनना चाहता है, इस बारे में है। शिक्षा और शांति संग्रहालयों ने जापानी लोगों की शांतिवादी सोच को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्षों से स्कूल छात्रों को युद्ध की भयावह लागत, शांति का महत्व और सैन्यवाद के खिलाफ सिखाते आए हैं। जापान के अधिकांश विद्यार्थियों ने देश के 3 क्षेत्रों में स्थित 670 शांति संग्रहालयों में से किसी एक का भ्रमण अवश्य किया है। हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय जैसे संग्रहालय युद्ध, खासकर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों के कारण हुए मानवीय दुखों की शक्तिशाली याद दिलाते हैं। हिरोशिमा संग्रहालय में इसके खुलने के बाद से अब तक 74 मिलियन से अधिक लोग आ चुके हैं और अधिकांश लोग युद्ध के प्रति गहरी नापसंदगी के साथ वहां से लौटते हैं। हालांकि ये संग्रहालय अक्सर जापानियों की पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के कृत्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस एक तरफा कहानी ने जापान में गहरी अहिंसावादी भावना को बढ़ावा दिया, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई क्योंकि यह इतिहास का संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करती। शिक्षा और शांति संग्रहालय युद्ध को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि एक नैतिक विफलता के रूप में दिखाने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। अनुच्छेद 9 पर चल रही राजनीतिक बहस इस संघर्ष का मुख्य विषय है। अनुच्छेद 9 लंबे समय से जापान की पहचान का महत्वपूर्ण अंग रहा है, जो शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और युद्ध के अस्वीकार को दर्शाता है। कुछ राजनेता मानते हैं कि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खतरों के कारण जापान की सुरक्षा के लिए वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने संविधान में बदलाव की वकालत की ताकि जापान वैश्विक सुरक्षा में अधिक भूमिका निभा सके। उनकी सक्रिय शांतिवाद की सोच का उद्देश्य अनुच्छेद 9 को इस तरह व्याख्यायित करना था कि जापान खुद और दूसरों की रक्षा के लिए अधिक कर सके। आलोचकों का मानना है कि यह संविधान की भावना के विरुद्ध है और जापान को सैन्यवाद की ओर ले जाएगा। अनुच्छेद 9 पर चल रहा नाटक केवल कानून या राजनीति तक ही सीमित नहीं है। यह जापान की पहचान और द्वितीय विश्व युद्ध की विरासत से जुड़ा भावनात्मक विषय है। संविधान में परिवर्तन करना अत्यंत कठिन है। इसके लिए जापानी संसद में 2/3 बहुमत और जनमत संग्रह में जनता की स्वीकृति आवश्यक है। अब तक कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर पाई है, जो दिखाता है कि इस मुद्दे पर जापानी समाज कितना बंटा हुआ है। युद्ध के दौर में जीवित रहे या उसके बाद जवानी बिताने वाले जापानी बुजुर्ग शांति के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। वे इसे एक नैतिक कर्तव्य और युद्ध में मारे गए लोगों को सम्मान देने का तरीका मानते हैं। अनुच्छेद 9 उनके लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि वादा है कि जापान फिर युद्ध नहीं करेगा। लेकिन युवा जापानियों की सोच भिन्न है। वे शांति और समृद्धि में पले बड़े हैं, इसीलिए अहिंसा के प्रति उनका भावनात्मक जुड़ाव कम है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ज्यादातर जापानी आत्मरक्षा का समर्थन करते हैं, पर युवा अनुच्छेद 9 में बदलाव व सेना को मजबूत करने के लिए खुले हैं।
पीढ़ीगत विभाजन राजनीति में भी परिलक्षित होता है, जहां युवा नेता अक्सर सुरक्षा के प्रति अधिक व्यावहारिक रुख अपनाते हैं। फिर भी युवा जापानी भी पूर्णतया सैन्यवाद को अपनाने में संकोच करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और परमाणु बमबारी का प्रभाव आज भी जापानियों की युद्ध और शांति के प्रति सोच को प्रभावित करता है। जैसे जैसे जापान ये बड़े सवाल सुलझा रहा है, एक बात स्पष्ट है, दुनिया उसे देख रही है। जापान का फैसला सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बड़े परिणाम लेकर आएगा। जापान का शांतिवादी संविधान एक प्रेरणा रहा है, जिसने दिखाया है कि कोई देश युद्ध को ठुकराकर शांति को चुन सकता है। जापान का शांतिवादी प्रयोग आधुनिक इतिहास के सबसे अनोखे प्रयोगों में से एक माना जा सकता है। 70 सालों से जापान ने न युद्ध लड़ा, न ही गुस्से में गोली चलाई है। परंतु वर्तमान में खतरों और गठबंधनों में परिवर्तन के साथ जापान एक कठिन निर्णय लेने की स्थिति में है। क्या वह बिना सेना के जीवित रहकर एक ऐसे विश्व में शांति का प्रतीक बन सकता है जो अतीत के सबक भूल चुका लगता है, या फिर उसे एक सामान्य देश बनना होगा जिसके साथ सभी जोखिम और जिम्मेदारियां आएंगी?